हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर करने जा रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, कितना हमारे पीने योग्य है और कितना हम जो है लवणीय जल है और कितना अलवणीय जल है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, लेट्स गेट स्टार्ट। यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बट ओनली अ स्मॉल proportions of it accounts for fresh water that can be put to use. This fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water move within the hydrological cycles, ensuring that water is a renewable resource. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? Why is it predicted that by 2025, nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? देखिए, आप जानते होंगे कि पृथ्वी पर जो है 3/4 जो है जल है। ठीक है, और इसमें जो यूज करने के योग्य जो है अलवणीय जल, उसका अनुपात बहुत ही कम है। और अलवणीय जल हमें जो है स्थायी अपवाह और भौम जल से प्राप्त होता है, जिनका लगातार जो है नवीकरण होता रहता है। ठीक है, और सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है और जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। ठीक है, आपको ये भी आश्चर्य होगा, यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर एंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि आपको ये भी आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, तब भी क्या होगा कि विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। ठीक है, ऐसी जो भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ जो लोग जल की कमी को झेलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% जो है प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, और केवल 2.4%, केवल कितना है 2.4% ही क्या है कि अलवणीय जल है। ठीक है, विश्व में अलवणीय जल का जो लगभग जो है 70% एंटार्क्टिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा कम भौमजल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, भौमजल मतलब जो पृथ्वी के अंदर मिलता है ना, जो भूमिगत जल, जिसको बोलते हैं भौमजल। ठीक है, अब अगली जो बात आती है हमारा कि भारत विश्व का 4% जो है हिस्सा प्राप्त करता है, और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की बात करें तो विश्व में इसका जो है 133वां स्थान है। ठीक है, 133 रैंक है इसका। और भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। ठीक है, और देखिए आगे, by 2025 it is predicted that large part of the India will join countries or regions having absolute water scarcity, यानी कि भविष्यवाणी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की कमी को महसूस करेगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे, गिवन द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। द मोमेंट्स वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट इट विद रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्राउट प्रोन। वी इंस्टेंशियली visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas, earthen pots used for collecting and storing waters and traveling long distance to get water. True, the availability of water resources varies over space and times, mainly due to the variations in seasonal and annual precipitations, but water scarcity in most cases is caused by overexploitations, excessive use and unequal access to water among different social groups. देखिए इसमें क्या बताया है कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। इसमें बताया है कि जल के जो विशाल भंडार और उसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब कि जल के विशाल भंडार और उसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी ये सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। हम जल की कमी की बातें करते हैं तो हमें तुरंत ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों का ध्यान आता है। ठीक है, हमारे जो है दिमाग में राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके
और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती जो लेडीज़ हैं, पनिहारिन हैं, उनका चित्र हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, और सच भी है कि वर्षा में वार्षिक और मौसम परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता के समय और स्थान का जो है अनुसार विभिन्नता है। ठीक है, अधिकतम जो जल की कमी है, इसकी अतिशोषण और अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण का कारण होती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें। देन वाटर स्कैर्सिटी लाइकली टू ऑकर एज यू हैव रीड इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। Fresh water can be obtained directly from the precipitation, surface runoff and groundwater. Is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? Many of our cities are such example. Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demands for water and unequal access to it. A large population means more water not only for domestic use but also to produce more food. Hence, to facilitate higher food grains productions, water resources are being overexploited to expand irrigated areas and dry seasons agriculture. You may have seen in many television advertisements that most farmers have their own wells and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. But have you ever wondered what this could result in? That is, may lead to falling groundwater levels, एडवर्सली अफेक्टेड वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। इसमें बताया गया क्या ये संभव है कि किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी क्या होता है कि वहाँ पे जल की दुर्लभता हो। ठीक है, हमारे कई शहर हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी जल चाहिए। ठीक है, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, जिससे अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, शुष्क ऋतु में भी क्या होता है कि खेती की जा सकती है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा भी अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है देखिए कि यू मे हाउ सीन इन मेनी टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपने टेलीविजन विज्ञापनों में भी देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं जिनकी सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं। परंतु क्या आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है? ठीक है, इसके कारण भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। ठीक है, और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। आगे देखिए, Post-independent India witnessed intensive industrialization and urbanizations, creating vast opportunity for us. Today, large industrial houses are as commonplace as the industrial unit of many MNCs, यानी कि multinational corporations. The ever-increasing number of industries has made matter worse by exerting pressures on existing freshwater resources. Industries, apart from being heavy users of water, also requires power to run them. Much of these energies come from hydroelectric powers. Today in India, hydroelectric powers contribute approximately 22% of the total electricity produced. Moreover, multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have not only added to water and energy, देखिए आगे इसमें requirement but have further aggravate the problems. If you look into the housing societies or colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs. Not surprisingly, we find that fragile water resources are being overexploited and have caused their depletions in several of these cities. यानी कि इसमें क्या बताया कि आज़ादी के बाद जो है भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है। ठीक है, विकास के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। आजकल क्या देखा गया है कि जो हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि जिसको एमएनसी बोला गया है, बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई हैं। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जो है अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ती है और काफी हद तक क्या देखा हद तक जो है पूर्ति जल विद्युत से होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या और शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है और इससे संबंधित जो समस्याएं और भी ज्यादा गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास और समितियों और कॉलोनियों पर नजर डालें तो क्या पाएंगे कि जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी. नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशंस वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल्स बट द एरिया स्टिल सफर्स फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी. दिस स्कैर्सिटी मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर. Lately
there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the peoples, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use. इसमें क्या बताया है कि अब तक तो हमने जल दुर्लभता की मात्रात्मक पहलू को ही देखा है, ठीक है, और लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। ये जल दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण भी देखा जा सकता है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में यह बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रासायनिक कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त जो उर्वरक हैं उनके द्वारा ये दूषित हो रहा है, ठीक है, और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। आगे देखिए, You may have already realized that the needs of ours is to conserve and manage our water resources, to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuations of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradations of our natural ecosystem. Over exploitations and mismanagement of water resources will impoverish with these resources and cause ecological crises that may have profound impact on our lives. यानी कि देखिए, आपने क्या अनुभव किया है कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें और अपने आप को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, हमारे जो प्राकृतिक परितंत्रों को जो है डिग्रेडेशन होने से बचाएं, जल संसाधनों के अतिशोषण और जो है कुप्रबंधन से इन संसाधनों का नुकसान हो रहा है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या जो है पैदा हो सकती है, जिससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर? आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स बिल्ड ऑफ स्टोन, रबल्स, reservoirs or lakes, embankment and canals for irrigations. Not surprisingly, we have continued these traditions in modern India by building dams in most of our river basins. यानी कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और जो जल संसाधन प्रबंधन की जल का जो संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, ठीक है। पुरातत्व जो है यानी कि आर्कियोलॉजिकल जिसको बोला गया, पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जो है अभिलेख बताते हैं कि हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थरों और जो है मलबे से बांध, जलाशय और झीलों के तटबंध और नहरों जैसी जो है जलीय कृतियां बनाई हैं, ठीक है। और इसमें आश्चर्य नहीं है, हमने ये भी देखा है कि भारत में भी ये सब कुछ लगातार जारी रहा है। अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, ठीक है। देखिए, इसमें पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए, इसमें क्या बताया है। फर्स्ट है कि ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक जो श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को सुरक्षित रखने के लिए एक जल संग्रह तंत्र बनाया गया था, ठीक है। दूसरा क्या बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि कलिंग जो उड़ीसा में, नागार्जुनकोंडा जो आंध्र प्रदेश में और बेन्नूर जो कर्नाटका में और कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र में सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बताया गया है कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक जो है भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना इसको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस in conserving and managing waters. Dams were traditionally built to impound rivers and rainwaters that could be used later to irrigate agriculture fields. Today, dams are built not just for irrigations but for electricity generations, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreations, inland navigations, and fish breeding. Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impounded waters are integrated and with one another. For example, in the Satluj Byas rivers basins, the Bhakra Nangal project's water is being used both for hydel power productions and irrigation. Similarly, the Hirakund projects in the Mahanadi basin integrates
कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल्स। यानी कि बांध क्या है देखिए, और वे हमें जल संरक्षण और जो है प्रबंधन में कैसे सहायक है। ठीक है, परंपरागत जो है बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल क्या हो रहा है कि बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए, उद्देश्य होता है कि विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, नौ संचालन और मछली पालन भी है इसमें शामिल। ठीक है, और इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया है। यहाँ पर क्या होता है कि इकट्ठा किए गए जल को अनेक उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के काम में आती है। इसी प्रकार जब अगर देखिए महानदी बेसिन में तो हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। ठीक है, देखिए आगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच वर थॉट ऑफ as the vehicles that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temples of India. Important paragraph है ये भी। ठीक है, the reason being that it would integrate development of एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। यहाँ पे क्या बताया है, आजादी के बाद में क्या शुरू किया गया कि जल संसाधन प्रबंधन पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। और जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था इनसे विकास करेगी। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन पूछी जाएगी, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से क्या कहा, इनको बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ठीक है, आगे देखिए, इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशंस फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediments flow and excessive sedimentations at the bottom of the reservoir, resulting in rockier streams beds and poor habitations for the river's aquatic life. Dams also fragment river, making it difficult for aquatic fauna to migrate, especially for spawning. The reservoir that are created on the floodplain also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. यानी कि इसमें क्या बताया कि पिछले कुछ वर्षों से क्या देखा गया कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं और जो बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और जो है विरोध के विषय बन गए हैं। नदियों पर जो है बांध बनाना और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव जो है रुक जाता है, इसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है। ठीक है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर क्या देखा गया है कि अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में जो है स्थानांतरण रुक जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। एंड टिहरी डैम आंदोलन एटसेट्रा। रेजिस्टेंस टू these projects has primarily been due to the large-scale displacement of local communities. Local peoples often had to give up their land, livelihood, and their much access and control over resources for the greater good of the nation. So, if the local peoples are not benefiting from such projects, then who is benefited? Perhaps the landowners and large farmers, industrialists, and few urban centers. Take the case of the landless in our village. Does he really gain from such a project? यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध जो है पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और जो है टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। ठीक है, इन परियोजनाओं का विरोध जो है मुख्य रूप से वहाँ के जो स्थानीय समुदायों के विस्थापन के कारण हुआ है। ठीक है, आमतौर पर क्या देखा गया है कि जो स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव और नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? ठीक है, जमींदारों और बड़े किसानों को, उद्योगपतियों को, कुछ नगरीय केंद्रों को, किसको मिल रहा है? ठीक है, गांव की भूमिहीनों को ले लीजिए। देखिए क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? आगे देखिए इसमें
Irrigation has also changed the cropping patterns of many regions, with farmers shifting to water-intensive and commercial crops. This has great ecological consequences like salinizations of the soils. At the same time, it has transformed the social landscape, increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor. As we can see, the dams did create conflict between people wanting different uses and benefits from the same water resources. In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and benefit of the मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखिए इसमें क्या बताया है कि सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्यिक फसलों के ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इनमें मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर स्थितियों के परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ कि अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी को बढ़ा करके इसको सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया है। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच में संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति से परेशान किसान दंगा फसाद करने पर उतारू हो गए। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर के अंतर्राज्यीय झगड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए मेजर रिवर्स एंड डैम्स, यानी कि प्रमुख नदियां और बांध, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम सलाल प्रोजेक्ट, कई बार पेपर में पूछा जाता है बेटा, इसको ध्यान से देखना है इसको, सलाल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये भाखड़ा नांगल कहाँ है? पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर है। ये टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है, मेन देख लीजिए, राजस्थान में कोटा बैरेज है ये, और राणा प्रताप सागर राजस्थान में, गांधी सागर भी राजस्थान में है। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये मेजर डैम्स है। ठीक है, और रिहंद जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा नदी पर। आगे देखिए, इसमें हीराकुंड डैम जो है ये कहाँ है? महानदी पर, ये उड़ीसा में है। परवरा गोदावरी पर है, परवरा। कोयना ये कृष्णा नदी पर है, और जो है मैटूर कावेरी नदी पर है, और ये पेरियार केरला में है ये। ठीक है, ये डैम हमने देखे, कोई भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ नहीं आता दोबारा से कीजिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट्स अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच they were built. Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentations in the reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfalls. You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra, the Gujarat in 2006. The flood have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. Sedimentations also meant that the floodplains were deprived of silt, a natural fertilizers, further adding on to the problem of land degradations. It was also observed that the multi-purpose projects induce earthquakes, cause water-borne disease and pest and pollutions resulting from excessive use of water. देखिए क्या बताया कि परियोजनाओं पर अधिकतर जो आपत्तियां, उनके उद्देश्य जो विफल हो गए हैं, और एक विडंबना ये भी है कि जो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हमने पीछे पढ़ा इसमें कि उनके जो तली में क्या होता है कि तलछट जमा हो जाते हैं, जिससे जो जलीय जीव है उनको भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो क्या होता है कि जो बड़े बांध है कई बार जो है बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको। ठीक है, और 2006 में आपने देखा कि महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान क्या हुआ कि बांधों में छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, बल्कि क्या हुआ कि मृदा का भी अपरदन हुआ है। ठीक है, और बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का मतलब है कि तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती है, जिसके कारण जो है भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं।
और ये भी माना गया है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण क्या हुआ कि भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। और मतलब ज्यादा जल का उपयोग करने से क्या होता है कि जल जनित जो बीमारियां हैं, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां हैं और प्रदूषण ये फैलता है। ठीक है, आगे देखिए। रेन हार्वेस्टिंग। रेन हार्वेस्टिंग में पढ़ेंगे कि मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द multi-purpose projects water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there are extraordinary traditions of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide ranges techniques to harvest rainwaters, groundwaters, river waters, and flood waters in keeping with the local ecological conditions and their water needs. In hill and mountainous regions, people built diversion channels like the गुल और कुल। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन गुल और कुल पेपर में पूछ लिया जाता है ये भी। Of the western Himalayas or agricultures, rooftop rainwater harvesting was commonly practiced to store drinking waters, particularly in Rajasthan. In the floodplain of Bengal, peoples developed in addition channels to irrigate their fields. In arid and semi-arid regions, agriculture fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil, like the khadins in Jaisalmer and Jords in the other part of Rajasthan. Important पैराग्राफ है ये भी। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या बताया कि बहुत से लोगों का क्या मानना है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनका जो है असर और उन पर उठे विवादों के चलते, ठीक है, जो है वर्षा जल संग्रहण तंत्र, इनके सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर क्या है कि उनके पास काफी विकल्प हो सकते हैं। और प्राचीन भारत में जलीय निर्माण के साथ साथ में जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और जो है मिट्टी के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार जो वर्षा जल है, भूम जल है और नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके उन्होंने विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो उनमें भी लोगों ने गुल और कुल जैसी वाहिकाएं डाली थी। उन्होंने गुल और कुल, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है गुल और कुल। देखिए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा को रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई थी। और पश्चिम भारत की बात करें तो विशेषकर जो राजस्थान में पीने का जल इकट्ठा करने के लिए छतों पर वो अपना जल इकट्ठा करते थे। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की बात करें तो खेतों में वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे। ठीक है, इससे क्या होता था कि मृदा को सिंचित किया जा सकता था और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। ठीक है, राजस्थान के जिले जैसलमेर में भी खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोड़ इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ को भी ध्यान से पढ़िए, इसमें से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। In the semi-arid and arid regions of Rajasthan, particularly Bikaner, Falodi, and Barmer, almost all the houses traditionally underground tanks or takas for storing drinking water. The tanks could be as large as a big room. One household in Falodi had a tank that was 6.1 meter deep to 4.27 meters long and 2.44 meter wide. The tankers were part of the well-developed rooftops rainwater harvesting system and were built inside the main house or the courtyards. They were connected to the sloping roofs of the houses through a pipe. Rain falling on the rooftops would travel down the pipes and was stored in these underground takas. The first spell of rain was usually not collected as this would clean the roof and the pipes. The rainwater from the subsequent showers was then collected. देखिए जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है आपको। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर जो है बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में हर घर में पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक बनाए गए हैं, जिसको हम टाका कहते हैं। ठीक है, इसका आकार एक बड़े कमरे के जैसा होता है। फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टाका था। टाका ये जो है इसमें क्या करते हैं कि वर्षा का जल जो है इसमें इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इसे आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा इसको जोड़ दिया जाता था। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर के भूमिगत टाका में पहुंचता था और फिर इसे जो है वर्षा का जो पहला जल है वो छत और नलों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जब वर्षा होती थी उसको इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए।
The rainwater can be stored in the takas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water. Then all other sources are dried up, particularly in the summers. Rainwaters or palar pani, as commonly referred to in these parts, is considered the purest form of natural waters. Many houses constructed underground rooms adjoining the takas to beat the summer heat as it would keep the room cool. यानी कि टाका जो है, टाका बनाए जाते थे, उसमें पानी इकट्ठा किया जाता था। तो वो किस लिए किया जाता था? क्योंकि जल की कमी एक तो पूरी हो जाए, और जो गर्मी के टाइम में क्या होता था कि पीने के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए, और जो है वर्षा जल या पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में बोला जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता था। और प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप इसको मान करके लोग क्या करते थे, इसको भूमिगत जो कमरे बनाए जाते थे, जिसको टाका कहा जाता था, उसमें वो स्टोर करके रखते थे। ठीक है। और जल का जो स्रोत है इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे क्या होता था कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से उनको राहत मिलती है। टुडे इन वेस्टर्न राजस्थान सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द perennial Rajasthan canals, though some houses still maintain the takas since they do not like the taste of tap waters. Fortunately, in many parts of rural and urban India's rooftop rainwater harvesting is being successfully adopted to store and conserve water. In Gandathur, a remote backward village in Mysore, Karnataka, villages have installed in their houses rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinctions of being rich in rainwater. ठीक है। इसमें क्या बताया कि दुख की बात है कि आज पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की जो रीति है, इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध जो 12 बहती है, पेरिनियल बताया इसमें, जो 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। ठीक है। कुछ घरों में अभी भी पानी को संग्रहित किया जाता है और उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण का ये तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथूर में जो है ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। ठीक है। गांव के लगभग 200 घरों में ये व्यवस्था है। और बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, देखिए मेघालय में क्या देखा गया है कि नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा इकट्ठा करके 200 वर्ष पुरानी विधि यहाँ पर प्रचलित है और लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है। ठीक है। और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी पर उसको ले जाया जाता है, बांस में जो है सुराख करके, और उसके द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है। पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटा करके पौधों पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और देखिए आगे यहाँ पर पिक्चर 1 में दिखाया गया है कि पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों, यानी कि जो हमेशा बहते हैं ना झरने, उनकी दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों पर पहुंचाया जाता है। आगे देखिए इसमें सेकंड में क्या बताया है, सेकंड और थर्ड में, कि बांस से जो है चैनल से पौधे के स्थान तक जल का बहाव परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। पौधे तक बांस पाइप से बनाई और बिछाई गई जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है और पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्तन करके कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए फोर्थ पिक्चर में क्या बताया है कि यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हो तो उन्हें भूमि पर ऊंचाई से ले जाया जाता है, जैसे ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है। इस तरह से आगे देखिए इसमें फिफ्थ और सिक्स्थ पिक्चर में क्या बताया है, संकुचित हुए चैनल सेक्शन जल सिंचाई के अंतिम चरण में इसको प्रयोग किया जाता है और अंतिम चैनल सेक्शन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है। ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया कि इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की प्रसिद्धि अर्जित कर ली। ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण में अधिक जानकारी के लिए इन्होंने बताया। देखिए इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की जो प्रसिद्धि अर्जित की और यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन्होंने चित्र 3.4 में दिखाया। ठीक है। दिखाई ना रखो तो देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की और यहाँ पर देखा जाए तो हर गांव में हर वर्ष
1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। यहाँ पर जो संग्रहण दक्षता है वो 80% है और हर घर लगभग 50,000 लीटर जल संग्रह करके उसका उपयोग करती है। ठीक है, 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 1,00,000 लीटर जल इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है और अगर कोई करता नहीं है तो क्या किया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।